everyone, welcome back to our channel that is our biology boon. As you all know कि नीट 2023 का पेपर हो चुका है, तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि वेदर यू आर टेकिंग अ ड्रॉप और नॉट। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आप यहाँ से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इसमें मैं जो भी लेक्चर्स होंगे दैट आर टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बोर्ड्स एज वेल, तो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी देख सकते हैं और नीट 2024 के लिए भी लेक्चर सारे देख सकते हैं। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो नीट 2023 को स्टार्ट होने में दैट इज़ सिर्फ 1 मंथ लेफ्ट था। इस वजह से मैंने सबसे पहले जो एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की थी वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थी, जिसमें मैंने हर चैप्टर की वर्ड टू वर्ड लाइन कवर की है। तो आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो अब जो हम लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑफ क्लास 11th लेक्चर। ये क्लास 11th का है, दैट इज़ चैप्टर 2, क्योंकि जो चैप्टर 1 था यूनिट 1 का चैप्टर 2 है। ये जो चैप्टर 1 है दैट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड, उसको भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर है और इसको बहुत ज़्यादा मेमोरी से याद करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट अ मेमोरी गेम। सो जब भी आप नेक्स्ट वीडियो आप लेक्चर देखें, मेक श्योर कि आपको पहले दिन का लेक्चर जो है वो याद हो, आप रिवाइज करके आएँ, तभी ऐसे याद होगा। अब ये जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है, ये आराम से सीरीज़ चलेगी क्योंकि अभी टाइम है नीट 2024 के लिए, पूरा 1 साल है। आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये सीरीज़ मोस्ट प्रोबेबली अगर कवर हो जाती है इन अ जैन और अ फेब, क्या हो सकता है मार्च में भी कंप्लीट होती है, तो मैं नेक्स्ट सीरीज़ दोबारा से एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगी, ताकि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका मेरी तरफ से ही रिवीजन 2 to 3 टाइम्स हो जाए। तो अगर हम आज के चैप्टर की बात करें दैट इज़ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी मैंने एक सीरीज़ और स्टार्ट की थी नीट 2023 से पहले, जो कि थी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं उसे आगे नहीं बढ़ा पाई ड्यू टू सम रीज़न। सो मैं ये श्योर करूँगी कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँ अभी स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में, लेकिन आगे मैं फिर दो वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें मैं पहले क्लास 11th की एक वीडियो अपलोड करूँगी, देन क्लास 12th की। तो साइमल्टेनियसली आपके क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे। तो चलिए, जो आज का अपना लेक्चर है दैट इज़ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको स्टार्ट करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ इंट्रोडक्शन, सो व्हाट डू यू मीन बाय अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? जैसे भी हमने ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है, एज यू ऑल नो हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी में लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने उन्हें क्लासीफाई किया ताकि हम उनकी ईजिली स्टडी कर सकें, ठीक है। सो वट एवर द साइंटिफिक स्टडी जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को कैसे अरेंज किया है अलग अलग कैटेगरीज में, किसमें, इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की में। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमिक हायरार्की? अगर आपको याद हो दैट इज़ अ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, family, species, genus, these are a taxonomic hierarchy. If you don't remember a taxonomic hierarchy, जब मैं लिविंग वर्ल्ड कराऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आपको याद नहीं होती है तो आप उसका एक बड़ा फेमस निमोनिक है, सो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, बहुत ज़्यादा फेमस निमोनिक है, बहुत सारे टीचर्स इसे यूज़ भी करते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ ये निमोनिक मैंने बनाया है, मैंने भी कहीं से देखा था जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मुझे ये चीज़ याद है। तो अगर हम कीप की बात करें तो फ्रॉम के स्टैंड्स, जस्ट अ सेकेंड, के की बात करें तो दिस इज़ फॉर किंगडम, पी से फाइलम, फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज़ करते हैं, क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली से तो फैमिली ही होती है, जी से जीनस, एंड एस से स्पीशीज़। जब ये हम चैप्टर करेंगे लिविंग वर्ल्ड तब मैं दोबारा से बता दूंगी
लेकिन यहाँ पे आपको मैंने एक जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन टेक्सोनॉमिक हायरार्की बता दी। तो इसमें जैसे ही ऑर्गेनिज्म अरेंज होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जब भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो किसके बेस पे करेंगे कि उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बेस पे, और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं उनके बेस पे डिवाइड करते हैं। सो आई होप आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे फर्दर मूव करते हैं। तो जब सबसे पहला अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि वो किस पे दैट इज़ बेस्ड था, दैट इज़ ऑन द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हम ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं इस पे बेस्ड था, लाइक फूड पे, शेल्टर पे, क्लोथिंग पे, इन सारी चीज़ों पे जो पहला क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन का, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए जो पहला अटेम्प्ट था वो किसने दिया था। अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें कि पहला क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किसने दिया था, पहली बार ये हिम्मत किसने जुटाई थी कि लाओ हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ आर एरिस्टोटले साहब। एरिस्टोटले एक साइंटिस्ट थे, इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया था हैबिट्स के बेस पे ऑन अ हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, एज वेल एज एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, दैट इज़ ई नीमा और ए नीमा। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म के पास आरबीसी प्रेजेंट है, उनका ब्लड रेड है, तो उन्हें हम ई नीमा बोलते हैं, और जिनके पास आरबीसी एब्सेंट है, दैट इज़ जिनका ब्लड रेड नहीं है, उनको हम एनीमा बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का किसने दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें 2 बार कार्लेस लीनियस का यूज़ हुआ है, इन साइंटिस्ट का 2 बार यूज़ हुआ है। एक तो इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए 2 चीज़ों का यूज़ करना, एक जीनस और स्पीशीज़। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज आल्सो गिवन बाय कार्लस लीनियस। एंड दूसरी चीज़ सिस्टमेटिक के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ सिस्टमिक बॉटनी भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या लिया था, दैट इज़ एक तरफ प्लांट्स ले लिए जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, दूसरी तरफ एनिमल्स ले लिए जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है। तो जहाँ प्लांट्स ले लिए उस किंगडम को प्लांटी बोल दिया, और जहाँ एनिमल्स ले लिए उस किंगडम को एनिमेलिया बोल दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर हम ड्रॉबैक्स देखें क्लासिफिकेशन सिस्टम का तो क्या था कि उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में बताया ही नहीं था। यूनिसेलुलर क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ अ वन सेल, एंड मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स के बारे में नहीं बताया। प्रोक्रियोट्स कौन होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वेयर यूक्रियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनके बारे में भी नहीं बताया। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी नहीं बताया। फोटोसिंथेटिक वो जो अपना खाना ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट से बनाते हैं, दैट इज़ आर ग्रीन प्लांट्स। नॉन फोटोसिंथेटिक कौन, दैट इज़ आर फंजाई। एक तरीके से कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ के बारे में नहीं बताया। यहाँ तक कि यूग्लिना की क्या पोजीशन होनी चाहिए वो तक फिक्स नहीं करी टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो किसने दिया था, दैट इज़ अ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। दैट इज़ अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था, जिन्होंने कौन सा किंगडम एस्टेब्लिश किया था, दैट ही एस्टेब्लिश द किंगडम प्रोटिस्टा। और इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर रख दिए थे, वेदर दे आर प्रोक्रियोट और यूक्रियोट। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही किंगडम के अंदर आप यूक्रियोट भी रख दो और प्रोक्रियोट भी रख दो। तो नेक्स्ट जो किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने किया था, दैट इज़ हर्बर्ट कोपलैंड ने। ठीक है, और इन्होंने जो नेक्स्ट किंगडम क्लासीफाई किया दैट वाज अ नेक्स्ट किंगडम जो कि था हमारा मोनेरा। ठीक है, इस मोनेरा के अंदर फिर सारे के सारे यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बने होते हैं प्रोक्रियोट्स रखे।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, सो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार नीट में आया भी हुआ है। दैट इज़ R.H. विटेकर। कब दिया था? ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 1969 में दिया था। ठीक है। और इन्होंने कौन सा किंगडम एस्टेब्लिश किया था? दैट इज फंजाई। ठीक है। सो अगर आप देखें इतने सारे किंगडम एस्टेब्लिश हो गए तो क्या क्या हो गया? देखो 3 किंगडम में कौन कौन से किंगडम आ गए? एक तो था प्लांटी, एक था एनिमिलिया, तीसरा आ गया प्रोटिस्टा। ठीक है। 4 किंगडम वाले में क्या आ गया? दैट इज प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ठीक है। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या आ गया? दैट इज अ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब ये तो बता दिया कि ये 5 किंगडम्स हैं। ठीक है। लेकिन कोई क्राइटेरिया होगा ना कि जिनके बेस पे इन 5 किंगडम को क्लासिफाई किया गया। हाँ जी, क्राइटेरिया था। वो क्या क्राइटेरिया था कि जिसके बेस पे 5 किंगडम को क्लासिफाई किया? दैट इज कैसा सेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? सेलुलर लेवल होनी चाहिए, टिश्यू लेवल होनी चाहिए, ऑर्गन लेवल होनी चाहिए या ऑर्गन सिस्टम लेवल होनी चाहिए। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे खाना देना है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, स्पोर्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। So these are the 5 criteria on the basis of 5 kingdom classification system was done. I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। So ये NCERT टेबल है जो दी गई है, ये आपको होनी चाहिए ऑन द फिंगर टिप्स, तो आप उसको देख लीजिए, फिंगर्स पे पूरी होनी चाहिए। अगर हम मोनेरा की बात कर रहे हैं तो मोनेरा सिर्फ प्रोक्रियाट होते हैं, बाकी सारे यूक्रियाट्स होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेल वॉल की तो इनकी सेल कैसी होती है? दैट इज़ अ नॉन सेलुलोज टाइप, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड्स। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकिन, यहाँ पे हमें नाग और Na नाम देखने को मिलते हैं, दैट इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है। ये सारी इन चीज़ों के बारे में भी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें किसी किसी में प्रेजेंट होती है। फंजाई की जो होती है दैट इज़ ऑफ काइटिन, वेयर एज प्लांटी की जो होती है वो प्रॉपर सेलुलोज की होती है, और एनीमिलिया में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है वो नहीं होता है। ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें प्रोटिस्टा की तो प्रेजेंट, फंजाई प्रेजेंट, प्लांटी प्रेजेंट और एनिमिलिया प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो मोनेरा का बहुत सिंपल लेवल होता है, दैट इज़ अ सेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं सारे के सारे। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं, इसके अंदर सारे प्रोक्रियाट्स, इसके अंदर सारे यूक्रियाट्स। दीज आर मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिए इसे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ ऑटोट्रॉफिक भी देखने को मिलते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब कीमोसिंथेटिक वाले भी हो सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक मतलब कीमोसिंथेटिक जो अपना खाना केमिकल से बनाते हैं, दैट इज़ अ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना लाइट से बनाते हैं, दैट इज़ आर ग्रीन प्लांट्स एंड अ ब्लू ग्रीन एल्गी। वेयर एज ये हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब सेप्रोफाइटिक जो कि डेड डिकेइंग पे मैटर करते हैं, पैरासाइटिक जो कि क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी में जाके न्यूट्रिशन लेते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं, दैट इज़ अ फोटोसिंथेटिक मतलब सिर्फ अपना खाना लाइट से बनाते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई सारे के सारे सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होते हैं, मतलब या तो फिर वो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड ऑन करेंगे या फिर वो किसी भी होस्ट के अंदर जाके अपना खाना लेंगे, दैट इज़ अ पैरासाइट।
अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी तो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे ऑटोट्रॉफिक होते हैं? दैट इज़ अ फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना लाइट से बनाते हैं। अगर हम हेट्रोजोइक की बात करें तो दे ऑल आर होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक एक्सेट्रा। होलोजोइक मतलब सारा फूड जो है इनहेल कर लेते हैं, सॉरी इनटेक कर लेते हैं, आई एम रियली सॉरी, सारा फूड जो है इनटेक कर लेते हैं, इसके बाद बॉडी में जाके उनका जो फूड है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट सेप्रोफाइटिक मतलब किस पे डिपेंड होते हैं? दैट इज़ ऑन अ डेड डिकेइंग मैटर। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी। ये टेबल जो है आपको ऑन अ फिंगर्स याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लिमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो कि एंड एज वेल एज अमीबा और पैरामीशियम। तो क्या था, क्लिमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखा था? दैट इज इन अ प्लांटी, ठीक है। वेयर एज अमीबा और पैरामीशियम को किस में रखा था? एनिमिलिया में, ठीक है। लेकिन कब? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो इन चारों के चारों को, ठीक है, ये चीज समझो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लिमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लांटी में, अमीबा और पैरामीशियम को एनिमिलिया में रखा था। लेकिन जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो इन चारों के चारों को किस में रख दिया गया? दैट इज इन अ प्रोटिस्टा। ये एनसीईआरटी में लाइन है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, कि चारों के चारों किस में आते हैं? दैट इज ऑल आर कम अंडर आ प्रोटिस्टा इन अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप जब ये लेक्चर अटेंड करने के बाद मेक श्योर एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें। नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट डे से हो सकता है मैं ही एनसीईआरटी रीडिंग करा दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एनसीईआरटी सीरीज़ में नेक्स्ट से ही स्टार्ट करूँ, ठीक है। सो मैं नहीं कराऊंगी। आप लोग इसको लेक्चर को अटेंड करने के बाद 1-2 ही, मतलब अगर मैं रोज़ डेली का डेली वीडियो लूँगी तो अबाउट मैं 1 to 2 चैप्टर्स ही 1 to 2 पेज ही कंप्लीट कराऊंगी, तो आपको ईजी रहेगा एनसीईआरटी रीडिंग करना। अभी आप जितना साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथ के साथ पढ़ने की कोशिश करिए। मैं भी अब ऑन द ट्रैक हूँ। मैं भी कोशिश करूँगी किसी भी दिन वीडियो मिस ना हो, हर रोज़ वीडियो अपलोड हो, किसी ना किसी चीज़ की तो एटलीस्ट अपलोड ही हो। आगे चल के अगर थोड़ा टाइम शेड्यूल सही बन गया तो देन आई एम गोइंग टू अपलोड 2 वीडियोज़ इन अ डे, ठीक है। हो सकता है दोनों 11th की हो सकती हैं, या हो सकता है दोनों, एक 11th और एक 12th की हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि तीनों हैं क्या, ठीक है। स्पायरोगैरा पे तो बहुत बार क्वेश्चन आया। ये तीनों के तीनों क्या है? दैट इज मल्टी सेलुलर, ठीक है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। क्या है? दैट इज अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है स्पायरोगैरा पे कि व्हाट इज़ अ फिलामेंटस एल्गी। 4 ऑप्शन होते हैं जिसका राइट आंसर स्पायरोगैरा होता है। आपको याद रखना है स्पायरोगैरा अलग है, स्पिरुलिना अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सो इन सबको कहाँ रख दिया? दे ऑल आर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्ल हुस की, तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डोमेन के बारे में बताया था, ठीक है। याद रखना जो डोमेन होते हैं वो किंगडम से बड़े होते हैं, डोमेन किंगडम से बड़े होते हैं, डोमेन के अंदर किंगडम्स आते हैं। तो इन्होंने 3 डोमेन दे दिए। ये जो 3 डोमेन थे ये किस पे बेस्ड थे? दैट इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA, दैट इज 16S राइबोसोमल RNA। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसके बेस पे जो 3 डोमेन्स थे, व्हाट आर दोज डोमेन? पहला इज आर्किया, सेकंड इज प्रोकैरिया एंड थर्ड वन इज यूकेरिया, ठीक है।
तो एक बार देख लेते हैं व्हाट आर द 3 डोमेन्स। तो पहला था दैट इज आर्किया, ठीक है, दैट इज अ डोमेन। तो आर्किया था। नेक्स्ट जो था दैट इज अ प्रोकारिया। नेक्स्ट दैट इज यूकेरिया। सो अगर हम आर्किया की बात करें तो इस आर्किया डोमेन के अंदर सिर्फ हमने क्या रखा था, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट प्रोकेरिया के अंदर हमने क्या रखा था, सिर्फ यू बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकेरिया के अंदर क्या क्या था, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि कार्ल हुज ने क्या किया था। कार्ल हुज ने क्या किया था, अगर आप समझ पा रहे हो तो कार्ल हुज ने जब 3 डोमेन दिए तो उन्होंने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया 2 डोमेन में। मोनेरा इतना बड़ा होता है, मोनेरा किंगडम इतना बड़ा था कि उसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया आर्किया एंड सेकेंड वन का नाम रख दिया दैट इज अ प्रोकारिया। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। सो दीज आर द 3 डोमेन्स, ठीक है। यहाँ पे जो लेक्चर है दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है पूरा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। आप अपना लेक्चर्स देखते रहें, उसके नोट्स बनाते रहें, मेक श्योर साथ के साथ एनसीईआरटी रीडिंग करते रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखूँगी। अब बहुत टाइम है, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। एंड आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो मोस्टली 1 to 2 पेज ही होगा। अगर हम आज की बात करें तो आज का भी सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिर्फ 1 से 2 ही पेज हैं, ठीक है। इतना आप डेली का डेली याद करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, एक साथ बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि अगर नीट में किसी का सिलेक्शन रुकता है तो बहुत रेयर होता है कि बायोलॉजी की वजह से रुके, क्योंकि चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। वो चीज़ें इसलिए याद नहीं हो पाती हैं, अगर आप एक दिन करोगे बैठ के तो नहीं होगा। यू हैव टू रिवाइज डेली, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप डेली का डेली मेरे साथ करेंगे तो आपकी बायोलॉजी हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक वगैरह में दे पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पूरा अपना लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।